लेकिन संतोष भारतीय जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने संसद के उस दौर को देखा है, उसको कवर भी किया है एक पत्रकार के तौर पर, और एक सांसद के तौर पर भी आपने संसद के उस दौर को देखा है जब देश में पहली कोalition गवर्नमेंट बनी थी 1989 में। उसके बाद लोग कह रहे थे कि ये कैसे चलेगा, लेफ्ट और राइट के कॉन्ट्राडिक्शंस को संभालते संभालते संसद कैसे चलेगी। उसके बाद अगला 25 साल 2014 तक, 1989 से 2014 तक कोalition एरा में भी संसद चली, अच्छे से चली। उसके पहले जब 350 400 प्लस सांसद होते थे सत्ताधारी दल के, तब भी सदन ऐसे चलती थी जिस दौर में मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे गिने चुने विपक्ष के सांसद थे, इंद्रजीत गुप्ता, तो लगता था कि संसद जीवंत है और सरकार को अलग अलग तरह के मसलों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया करते थे। लेकिन आज की सरकार संसद को क्यों बाईपास कर रही है? बिल कहीं और से बन रहा है, और स्टैंडिंग कमेटी की हालत यह है कि यूपीए 2 का आंकड़ा मैं आपके सामने रखूं 2009 से 14 के बीच का, तो 71%, 71% बिल स्टैंडिंग कमेटी में गए या फिर उसके द्वारा बनाए गए। आज ये हालत है 2019 से 21 के बीच की, अब तक की जो लोकसभा जो अभी चल रही है, उसमें महज 12% बिल स्टैंडिंग कमेटी की नजरों से गुजरे हैं। तो क्या आपको लगता है कि सांसद चुप है या वाकई संसद अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है? आप म्यूट है सर। ये कहना कि संसद अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है, ये बहुत बड़ा कमेंट होगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकारों का चलना या न चलना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जो लोग चुन के आते हैं वो देश के प्रति कितने गंभीर हैं। आपने उस लोकसभा का जिक्र किया जिस लोकसभा में राजीव गांधी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, चंद्रशेखर जी थे, वीपी सिंह जी थे, जितने भी नाम हैं, सोमनाथ चटर्जी थे, ये जितने भी नाम हैं, ये ऐसे नाम हैं कि इसके पहले भी जितनी लोकसभाएं हुई, किशन पटनायक अकेले सांसद थे, लेकिन उन्होंने पूरी लोकसभा को महंगाई को लेकर के, लोगों की आमदनी को लेकर के बात करने के लिए विवश कर दिया था। मधु लिमय जी थे, जितने भी सांसद हुए हैं, अगर उनमें ज्ञान होता था तो संसद उनकी बात सुनती थी। मुझे याद है चंद्रशेखर जी जब बोलते थे पूरी संसद खामोश हो जाती थी, ध्यान से सुनती थी। अटल जी भी लोकसभा के सदस्य रहे, उनके भाषण देखिए, आडवाणी जी के भाषण देखिए, ऐसा लगता था कि उनके जीवन का पहला मूल मंत्र लोकतंत्र है। और लोकतंत्र को लेकर के जितना वो सेंसिटिव थे, जितनी बात करते थे और दूसरे की बात सुनते थे, और सुनने के बाद आपस में कभी भी उस प्रकार का कटाक्ष नहीं होता था, उस प्रकार की भाषा इस्तेमाल नहीं होती थी जैसे अब होती है। इसलिए कहते हैं कि अब जो आप सवाल पूछे हैं उसका जवाब मुझे तो इतना ही देना है कि इस समय लोकसभा में ऐसे लोग पहुंच गए हैं, किसी पक्ष के हों, न उन्हें लोकतंत्र के प्रति कोई भरोसा है, विश्वास है, न उन्हें दूसरे की बात सुनने की कोई त्वरा है या इच्छा है। उनका अध्ययन भी शून्य है किसी भी विषय पर। इस संसद के सदस्यों का, ये मैं बहुत बड़ा कमेंट बोल रहा हूँ, असली इसके हकदार तो राजेश जी और सतीश जी और हमारे गुप्त हैं, शरद जी हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मेरा ये मानना है कि इस समय लोग देश को कम, खुद को ज्यादा या अपनी पार्टी को ज्यादा सोच रहे हैं, देख रहे हैं। इसीलिए संसद में ना बहस होती है, संसद में ना आत्मीयता दिखाई देती है, न संसद में दूसरे को सुनने का जो एक 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 आदर्श होना चाहिए वो नहीं दिखाई देता। और फिर ये संसद तो बनी ही कुल मिला के बहस के लिए है अभिषेक। संसद इसीलिए बनी है कि बहस हो और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से विचार विमर्श करें और जो सत्य हो उसमें से निकालें, मक्खन उस मथनी में से निकालें। लेकिन ये संसद वही काम नहीं कर रही है जिसके लिए वो बनी। कार्यपालिका की तरह संसद को देखने की बात आपने की। संतोष भारतीय जी, जो कि हमारे दर्शक ज्यादातर युवा है, और उनकी पृष्ठभूमि को, उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं, ग्रेग चैपल का। ग्रेग चैपल भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बनकर आए थे और वो अपने तरीके से टीम को चलाना चाहते थे। बॉलिंग की शुरुआत वीरेंद्र सहवाग करेंगे तो बैटिंग की शुरुआत इरफान पठान करेंगे, ओपनिंग करने जाएंगे। नतीजा क्या हुआ इंडियन टीम का, ये किसी से छिपा हुआ नहीं।
बिल्कुल इसी तरीके से एक सीईओ स्टाइल में इस देश को चलाने की कोशिश हो रही है और संसद कहीं ना कहीं उसका नुकसान उठा रही है। आज स्टैंडिंग कमेटी में इतने कम बिल भेजे जा रहे हैं और जो महत्वहीन बिल है वही भेजे जा रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी का महत्व खत्म हो गया है, जबकि असली डेमोक्रेसी कहीं दिखती है तो वो स्टैंडिंग कमेटी में दिखती है। ये अलग बात है कि लोगों के सामने उसके विजुअल्स नहीं आते, लेकिन वहां सभी पार्टियों के सांसद मिलकर काम करते हैं, बिल बनाते हैं। कोई सत्ता पक्ष का किसी कमेटी का चेयरमैन है तो कोई विपक्ष का सांसद किसी कमेटी का चेयरमैन है, जिसके डिपार्टमेंट का मामला है वो देखता है। आज पूरी संसद को बाईपास किया जा रहा है। पीएमओ में बिल बन के पता नहीं कहां से आता है, शरद गुप्ता जी के पास जब मैं आऊंगा तो बताएंगे। बिल कहीं और से बन के आ रहा है, संसद में रखा जा रहा है। सत्ता पक्ष के लोग भी हंगामा करते हैं, विपक्ष के लोग भी हंगामा करते हैं। तो क्या सत्ता पक्ष के कुछ लोगों में भी इतनी गैरत नहीं बची है? मैं गैरत शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जनता दल में कभी आपके साथी रहे आरिफ मोहम्मद खान, आजकल वो गवर्नर है। उन्होंने 415 सीटों वाली सरकार को साहबानो मामले पर जिस प्रकार से घेरा था अपनी 55 मिनट की स्पीच में, वो आज भी भारतीय पार्लियामेंट के इतिहास में गोल्डन सिग्नेचर की तरह माना जाता है। तो आज ऐसी नौबत क्यों नहीं है? राज्यसभा के मेंबर हुआ करते थे भूपेश गुप्ता जी, राजनारायण जी हुआ करते थे, जिन दिनों चंद्रशेखर जी ने अकेले बिरला के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाकर के एक अकेले आदमी ने बिरला के खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया था देश में। मृत्युंजय बोस, जिन्होंने इमरजेंसी को लेकर के जो रुख अख्तियार किया था, वो सारे के सारा इतिहास है हमारे पास। मजे की चीज है कि आज के सांसद, चाहे वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, अपने ही पूर्ववर्ती लोगों को नहीं जानते। मधुलिमा जी के भाषण, एक अकेला आदमी जब बोल रहा था, जो अभी कह रहे थे कि लोग, राजेश जी कह रहे थे कि उनके भाषण सुनने के लिए सारी सारी गैलरी भर जाती थी, बाहर से लोग आते थे और उन्हें पास नहीं मिलता था, सारी गैलरियां भरी हुई थी। ये नाथ पै थे, एचवी कामत थे। ये वो नाम है जो भारतीय संसद के चमकते हुए सितारे हैं, और जब तक संसदीय लोकतंत्र रहेगा ये सितारे ही बने रहेंगे। क्यों नहीं पिछले 20 साल में कोई नया सितारा पैदा हुआ? अटल, आडवाणी जी, चंद्रशेखर, वीपी सिंह जैसे नाम को छोड़ दें, उसके बाद कोई नया क्यों नहीं पैदा हुआ है? उसका मेरे पास तो एक ही उत्तर है कि आपके पास अध्ययन नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके पास लोकतंत्र में के जो अंग हैं या लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसमें आप कोई भरोसा नहीं करते। आपके लिए ये सारे शब्द सिर्फ शब्द हैं, इनका अर्थ लोगों की सांसों से, लोगों की जिंदगी से, लोगों की पीड़ा से, लोगों के आंसुओं से है। अगर उससे आप अपने को एकाकार नहीं करते हैं या आप अपने को उससे जुड़ा हुआ नहीं पाते, तो वैसी ही संसद बनेगी जैसी आज की राज्यसभा और लोकसभा है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ और दुख व्यक्त कर सकता हूँ, क्योंकि उन लोगों को जिनका मैंने नाम लिया, उसके बाद में जैसे मैंने अभी किशन पटनायक का नाम लिया, ये ऐसे लोग थे कि जो जब बोलते थे तो एक एक कॉमा फुल स्टॉप लोग देखते थे कि कहीं गलत तो नहीं है, और लोगों को आश्चर्य होता था कि जो उन्होंने तथ्य रखा है, जो विषय रखा है, वो विषय पूरी तरह देख करके, समझ के। अभी जिन दक्षिण के सांसद का जिक्र कर रहे थे, उस समय तो संसद का हर आदमी, अरे आप पिलू मोदी जी के भाषणों को देख लीजिए, किस तरीके के ये लोग थे। अब अगर किसी को इनके बारे में बताएं सतीश जी, तो मुझे लगता है लोग कहेंगे आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जमाने की बात कर रहे हैं। आज के जमाने में तो हो ही नहीं सकते, कैसे हो सकते हैं, इतना ज्ञान कैसे हो सकता है? ठीक उसी तरीके से जब मैं देखता हूं कि अगर पत्रकारिता पे भाषण देने के लिए ये जो हमारे तीनों महानुभाव बैठे हैं, ये कहीं जाएंगे तो लोग भरोसा नहीं करेंगे कि इन लोगों ने इतनी मेहनत की है और इस तरीके इन परिस्थितियों का सामना करके इन्होंने पत्रकारिता में अपना नाम एक स्टार जर्नलिस्ट के रूप में शामिल किया है। हमारे देश में लोकतंत्र की अब परिभाषा दूसरी हो गई है। वो परिभाषा बतलाने का काम न आज के सांसदों को मालूम है कि किस तरीके से लोगों को आंख में आंख डाल के कहें कि सत्य ये है, ये असत्य है जो आप कह रहे हैं। पर चूंकि जिसने भी जिक्र किया विपक्ष का, मैं सहमत हूं पूरी तौर पर शरद जी से, मेरे ख्याल शरद जी ने किया कि विपक्ष को भी अपनी बात रखनी नहीं आती है।
नहीं आती है, चूंकि नहीं आती है उसका परिणाम ये है। और मैंने अभी राजेश जी से जो पूछा था वो इसलिए पूछा था भैरव सिंह शेखावत का, क्योंकि वो भी राज्यसभा के सभापति रहे हैं, और मौजूदा को मैं हटाता हूँ क्योंकि इनके बारे में भी कहा जाता है कि इनके अंग्रेजी में लेख भी कोई और लिखता है, और ये सब में छपता है वो जानते हैं, इसलिए वो महान ज्ञानी है, उनके बारे में तो बात नहीं कर सकता मैं वेंकटैया से। लेकिन मैं भैरव सिंह जी को जानता था। मैं कह सकता हूँ कि इतना निष्पक्ष आदमी, इतना सरल आदमी और इतना सटीक बोलने वाला आदमी भारतीय जनता पार्टी में फिर बहुत सारे लोग हुए हैं। जसवंत सिंह हुए हैं, चंद्रशेखर जी, अरे अटल जी हुए हैं, आडवाणी जी हुए हैं, मुरली मनोहर जोशी हुए हैं, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के सितारे रहे। लेकिन जब इन सितारों के ऊपर ही डब्बा रख दिया गया है, इनका कूड़ेदान में डाल दिया गया है, तो जो ये बिल्कुल नई भारतीय जनता पार्टी है, इनका नया लोकतंत्र है, इनका नया संविधान है और इनकी नए आचार विचार है। उस आचार विचार का उत्तर कौन दे सकता है? देश की जनता ही दे सकती है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। और तब जो संसद आएगी वो संसद शायद इस देश को सही ढंग से प्रतिनिधित्व दे सकती है, विषयों को सही ढंग से रख सकती है। आज तो कोई ऐसा नहीं कर सकता। आप सब लोगों से मैं कहता हूँ, सबके कोई ना कोई सांसद या मंत्री दोस्त होंगे, उन लोगों का दर्द पता होगा कि वो जब अकेले मिलते हैं तो किस तरीके से आपको तकलीफ करती है। तो फिर मैं क्या कहूँ इसके बारे में सतीश जी कुछ कहना चाहेंगे? सतीश जी। हाँ, मैं बस एक लाइन कहना चाह रहा था। देखिए, संतोष भारतीय जी एनसाइक्लोपीडिया है और उनसे बढ़िया कौन बता सकता है, पूरे अंदर की बातें कौन बता सकता है? कोई बता नहीं सकता। मेरे में तो ये क्षमता नहीं है, मैं इतना जानता हूं। कई ऐसे सांसद हुए जो कि लगता है जन्म ही लिए थे कि लोकतंत्र के वाहक के रूप में जन्म लिया, और मर भी गए, चले भी गए, तो ऐसा लगता है कि वो लोकतंत्र के लिए ही जीते रहेंगे। मसलन में एक नाम मेरे दिमाग में आ रहा था, एक इमोशनल आदमी थे, देश के राष्ट्रपति हुए, प्रणब मुखर्जी। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को मैंने संसद शब्द से उनके देह में सिहरन आ जाती, वैसे व्यक्ति थे। चंद्रशेखर जी, ये सब लोग जो है ना, जैसे लगता है इनका जन्म ही हुआ था इस देश पे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, उसके लिए मर जाने के लिए, ऐसे लोग थे ये लोग। तो ये हम कहना चाह रहे हैं, वो उस लेवल का कहाँ कोई आदमी। और संतोष भारती जी एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई नया सितारा तो पैदा ही नहीं हो रहा है। अब तो कोई ऐसा विपक्ष का नेता भी नहीं लगता है कि कौन भाषण देगा, 20 मिनट टिकेगा कि भी नहीं टिकेगा। और बीजेपी से बड़ा अच्छे भाषण देने वाले लोग आते थे, तर्क के साथ, तथ्य के साथ। अब तो लग रहा है कि मुझे तो बीजेपी से भी कोई नाम नहीं दिख रहा है हाल के दिनों में कि कोई अच्छा भाषण देने वाला, जिसको पूरा देश सुनता था, पूरा संसद सुनती थी, किसी भी पार्टी का हो। किसी जैसे मान लीजिए अरुण जी ही बोलते थे, चाहे सुषमा जी बोलती थी, इनको सब लोग सुनते थे भाई, सत्ता पक्ष वाले भी सुनते थे। तो ये वाली चीज जो खत्म हो रही है ना, ये बहुत ही गंभीर संकेत, बहुत गंभीर संकेत। जी संतोष जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं मुझे यहां तक लगता है कि जब एंटी डिफेक्शन लॉ में 52वां संविधान संशोधन यानी 1/3 का रूल था, तब तक सांसदों में सवाल उठाने के प्रति एक हिम्मत थी। लेकिन जैसे ही अटल जी के टाइम में 91st अमेंडमेंट आता है और वो 1/3 की संख्या बढ़ा करके दल बदल के लिए एंटी डिफेक्शन के लिए वो संख्या बढ़ा करके 2/3 कर दी जाती है। यानी किसी सांसद को यदि पार्टी से खिन्न है, पार्टी छोड़ना है, तो मिनिमम रिक्विजिट नंबर 2/3 है, और वो भी नया दल नहीं बना सकता, उसे किसी एग्जिस्टिंग पार्टी में मर्ज करना। तो ये सब जो बंदिशें लागू हुई है, क्या आपको नहीं लगता कि इसका भी असर पड़ा है संसद की गुणवत्ता पर? लोग अब नौकरी करने संसद में आते हैं। इसके बारे में बातचीत हो सकती है, दो राय हो सकती हैं, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मेरा ये मानना है, और मैं उसी पुरानी बात को दोहराता हूं, कि अगर आप में ज्ञान है, आप में कोई समझ है, आप में विषय की जानकारी है, तो आप संसद में बहुत सारे ऐसे नियम हैं लोकसभा राज्यसभा में
जिसमें वो व्यक्ति अपनी बात सामने रख सकता है, लेकिन वहां रखने की जगह लोग संसद के बाहर प्रेस वालों के सामने बात करते हैं, और जो बहस संसद में होती टेलीविजन के स्टूडियो में होती है, जिनको जो जो संचालित करते हैं राजेश बादल और सतीश जी के और शरद जी के सहयोग, वो बिल्कुल उसका एक पार्ट होते हैं और पूरी तौर पर वो सरकार के एक्सटेंडेड आर्म बन जाते हैं, उनके प्रवक्ता बन जाते हैं। इसलिए वो बहसें भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कुतर्क हो रहे हैं। तो हम कुतर्कों की दुनिया में हैं इस समय, नकटों की दुनिया में हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस मसले पर जिन्होंने संसद को बाहर से देखा है और अंदर के लोगों को जानते हैं, सतीश जी हैं, राजेश जी हैं, शरद हैं, शरद जी वगैरह, ये सब लोग इसके बारे में ज्यादा सही कह सकते हैं। मैं उसका एक हिस्सा रहा हूँ किसी जमाने में, बहुत थोड़े दिनों के लिए सही, लेकिन मेरे लिए तो वो में होने वाली बहसें और राज्यसभा में उन दिनों होने वाली बहसें मेरे लिए तो बिल्कुल एक लोकतंत्र का आखिरी अध्याय में मान करके उसको याद करता हूँ, उन लोगों को भी याद करता हूँ। पर आज जो हो रहा है उसका मुझे बहुत दुख है, इतनी कह सकता हूँ। मीडिया कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया, विमुख दिख रहा है। सतीश के सिंह जी, मैं आपके पास अंतिम और संक्षिप्त टिप्पणी के लिए आ रहा हूं। सुमित्रा महाजन लोकसभा की अध्यक्ष थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे थे। 8वीं बार की सांसद थे सुमित्रा महाजन जब वो स्पीकर थी। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोकने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया, स्पीकर के पद पे वो बैठी हुई थी, किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप बैठ जाइए, ये संसद है, रजवाड़ा नहीं है। यानी कि एक सांसद को, एक जूनियर सांसद को जो दूसरी या तीसरी बार शायद जीत के आया है, उस सांसद को एक स्पीकर की तरफ से उसके बैकग्राउंड की बात कर, उसको लेकर उसकी अवहेलना की जाए, उसका मजाक उड़ाया जाए, ये इस संसद में शायद पहले कभी किसी स्पीकर के द्वारा नहीं किया गया होगा। आज भी यूट्यूब पे वो फुटेज मौजूद है, देखा जा सकता है। तो जब स्पीकर का स्तर इतना नीचे जा सकता है कि वही स्पीकर, मैं सुमित्रा महाजन का ही जिक्र कर रहा हूं, वही स्पीकर, सरकार की तरफ से आदेश आता है कि आधार को मनी बिल बना दीजिए, और अपने डिस्कशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन से उन्हें मिला हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष किसी भी बिल को जब मर्जी चाहे मनी बिल डिक्लेयर कर सकता है, आधार जैसे विषय को मनी बिल बना करके पास करा देती है। तो फिर जब हेडमास्टर ही ऐसा है, तो फिर बाकी जो स्कूल में विद्यार्थी हैं वो कैसे होंगे? देखिए, मैं इसके लिए उपयुक्त नहीं हूं। मुझे लगता है कि सबसे जो वरिष्ठ हैं हम लोग में, संतोष भारतीय सर, उनसे आप इसका अंत कराइए, वो पूरा प्रकाश डाल पाए। मैं आपके तरफ से सवाल पूछ रहा हूं संतोष सर जी। आप म्यूट है गोविंद जी, संतोष सर को अनम्यूट करें। मैं सतीश जी, आपने न्याय नहीं किया। सवाल आपसे था, आपको बोलना चाहिए। मैं तो इसके उत्तर में एक ही बात कह सकता हूँ। मैं भिन्न भिन्न जो न्यूज चैनल्स हैं, जो उसके एंकर हैं, उनकी तुलना और अभी आज के एंकर से, अभिषेक से कर रहा था। मैं ये देखता हूं कि जो एंकर हैं वो बिना, उन्होंने ये कहा तुम क्या कह रहे हो, उन्होंने ये कहा तुम क्या कह रहे हो, मुर्गा लड़ाते हैं, क्योंकि खुद एंकर को विषय का ज्ञान नहीं है। मुझे जान के आज बहुत खुशी हुई। अभिषेक के प्रोग्राम में बहुत कम आया हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूं तो मुझे अच्छा ये लगता है कि एक व्यक्ति विषय का पूरी तरह अध्ययन करके आता है। और आज भी हम लोगों के बीच में जो चर्चाएं, उसमें अभिषेक ने जिस तरीके से कोऑर्डिनेट किया, एंकरिंग की, उसमें बहुत सारी जानकारियां इनकी तरफ से हमको मिली। तो मुझे लगता है कि हम जो मीडिया के लोग हैं, हमारे बीच में जब जो महान एंकर्स हैं, जो स्टार एंकर्स कहे जाते हैं, जिनके बारे में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, जो आज याद किए जाते हैं, और नए पत्रकार जिनकी तरह से बनना चाहते हैं, उनकी जगह पर जैसे हमारा लोकतंत्र चल रहा है, अगर अभिषेक जैसे लोग हों तो विषय का अध्ययन करें और आपकी बात में थोड़ा प्लस करें अपने ज्ञान के जरिए से, अपने अध्ययन के जरिए से, तो मैं इसी को एक आधार मान करके मैं सारी पत्रकारिता जगत के लोगों से कहूंगा कि एक लड़के से आप बहुत सीख सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे इतिहास में ध्रुव हुए, अरुणी हुए, बहुत सारे लोग हुए, विश्व युद्ध में कैसा बयान था, ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिनसे आप सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि
मैं शरद जी की इस बात से 100% सहमत हूँ। समाज का जो डिग्रेडेशन है वो हमें इस लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिलता है। दुख इस बात का है कि राज्यसभा कभी इस स्तर पर नहीं आई थी इतिहास में जिस स्तर पे आज है। अब इतना बहुत दुख है, क्योंकि राज्यसभा का निर्माण तो होता ना कि राज्यसभा को दिखा सके, तो समझा सके कि तुमने यहाँ गलती की। और अब तो लग रहा है कि जैसे लगता है कि तालाब में भांग दी गई है। तो दुख तो होता है। हाँ, इतनी खुशी जरूर है कि कहीं न कहीं कुछ लोग होंगे जो इस स्थिति से परेशान होंगे और वो परेशान होकर के आवाज उठाएंगे। और मुझे ये भी विश्वास है इसी लोकसभा और राज्यसभा में हो सकता है कि जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाए इस सारे डिग्रेडेशन का, तो शायद कोई खड़ा होकर के अपनी बात कहे और फिर कोई नई रोशनी लोगों के सामने नजर आए।